गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग मिले थे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है के बारे में जाने थे, उनके भिन्न भिन्न नामों से अवगत हुए थे। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का मिलने का था वो था लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आज बच्चों हम लोग जिस विषय को लेके पहुंचे हैं, मिल रहे हैं, वो है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो आज हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। आप देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है विभिन्न तरह के विशेषताएं। तो हम लोग बारी बारी से इस विशेषता को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र की पहली विशेषता देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनप्रतिनिधियों में होनी चाहिए। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जहां लोगों के विचार को ध्यान में रख के शासन किया जाता है। जनप्रतिनिधियों को यहाँ के नागरिक चुनते हैं और शासन कार्य का दायित्व सौंपते हैं। तो उन्हें यह निर्णय लेने का शक्ति प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण रूप से यह शक्ति प्राप्त होना चाहिए कि नागरिकों के हित में कौन सा कार्य हो, नागरिकों के लिए कौन सा नियम बने। इस दृष्टि को देखते हुए लोकतंत्र में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी निर्णय आए उसमें जनप्रतिनिधियों को अंतिम रूप से निर्णय लेने का शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अब जो है हम लोग दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होनी चाहिए। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था अच्छे से चले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का अच्छा होना, उनका व्यक्तित्व अच्छा होना बहुत बड़ी चीज है। तो यह स्पष्ट है कि इतने बड़े देश के कमान को संभालने के लिए जिस व्यक्ति को हम चुने वह स्वस्थ छवि वाला होना चाहिए। तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। अब जो है हम लोग तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। हर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार और उसका मूल्य समान होना चाहिए। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में शासन का आधार जनता में निहित होती है और जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। मतदान के आधार पर वह शासक को चुनता है। तो यह अति आवश्यक है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर वयस्क नागरिक को यहाँ एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और वह वोट का मूल्य जो है वो बराबर होना चाहिए। चाहे वह एक आम नागरिक हो, एक मजदूर हो, चाहे एक शिक्षित बड़ा व्यक्ति हो या सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो, उनका और एक सामान्य व्यक्ति के मतदान या यूं कहें वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला विशेषता, कानून का शासन। देश के अंदर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंदर शासन कार्य अच्छे से हो, निरंकुशता ना आए, इसके लिए शासक को नियम और कानून के अनुसार शासन करना चाहिए। यह अति आवश्यक है कि वह शासन कार्यों का दायित्व कानून के दायरे में रहकर करे। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता। हम लोग हर वह व्यक्ति
जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था या लोकतंत्र जहां चलता है का नागरिक हो तो उन्हें कुछ मूलभूत मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। मौलिक अधिकार किसी भी तंत्र में चलने वाले शासन व्यवस्था वाले देश में होना ही चाहिए, क्योंकि जब मौलिक अधिकार प्राप्त होता है तो व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने मन के अनुसार जीवन जीता है। तो यह अति आवश्यक है कि हर वह व्यक्ति को जो उस देश में रहता हो उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उस मौलिक अधिकार को प्रयोग करने के लिए उन्हें स्वतंत्र होना भी चाहिए, स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ के नागरिकों को भी संवैधानिक तौर पर वर्तमान में मूलभूत रूप से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना। देश के अंदर विधि व्यवस्था अच्छे से चले, लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार का हनन ना हो, उनके जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसका हनन ना हो, इसके लिए देश के अंदर उसे बचा के रखने वाला, उसको संरक्षण प्रदान करने वाला एक न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका ही है जो व्यक्ति के, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो यह अति आवश्यक है, यह लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अब जो है हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है देश के अंदर शासन व्यवस्था को बांटकर शासन करना, सत्ता को विभाजित कर शासन करना। सत्ता को जब विभाजित कर दिया जाता है तो लोगों के हितों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। हमारे देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 3 स्तरों की सरकार की व्यवस्था की गई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो यह अति आवश्यक है कि देश के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब जो है हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, पारदर्शी सरकार। लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि देश के अंदर जो शासक वर्ग होते हैं उनके कार्यों में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब सरकार देश के नागरिकों के समक्ष अपने उद्देश्यों को खोल के रखती है तो देश का हर नागरिक देश के वस्तु स्थिति से अवगत हो पाता है और उनकी भागीदारी लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा संभव हो पाती है। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो पारदर्शी सरकार हो उस पे हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अवसर की समता। लोकतंत्र ही ऐसा शासन व्यवस्था है, ऐसा देश है जहां लोगों को उनको अवसर प्रदान होता है। लोगों को उनके अंदर क्या छुपा है, उनके अंदर क्या क्षमता है, उसको विकसित करने की जो अवसर प्रदान करने वाला शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र है। अगला पॉइंट है समानता का सिद्धांत। आप देखिए कि लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जहां लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता है। आप देखेंगे कि हर वह वयस्क व्यक्ति जिन्हें मतदान का अधिकार है वो राजनीतिक रूप से समान है।
उन्हें जो अधिकार मतदान का प्राप्त है, उनके मत का वैल्यू और एक हमारे सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति का मत का वैल्यू समान है। इस तरह से हम देखते हैं इस लोकतंत्र में समानता को ध्यान में रखते हुए समानता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो इस तरह से हम देखें कि लोकतंत्र की अनेक विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं लोकतंत्र को सफल होने में अग्रसर भूमिका निभाती है। तो बच्चों, हम लोग आज देखे लोकतंत्र की विशेषताएं। अब इससे संबंधित हम लोग 2-4 प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। बताइए कि हमारे देश में कितने स्तरों की सरकार की व्यवस्था है? हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। केंद्र में केंद्र सरकार, जिसे हम संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं, राज्यों में राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। अब बताइए कि संघीय सरकार के मुखिया कौन होते हैं? तो संघीय सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अब बताइए कि राज्य सरकार के मुखिया कौन होते हैं? तो राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। बच्चों, आपसे एक और प्रश्न है। बताइए, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? बच्चों, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आज जो है लोकतंत्र की विशेषताओं से अवगत हुए और कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में भी जाने। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। पुनः हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में और चर्चा करेंगे।